So, on behalf of Manthan, I welcome you all on this podcast with none other than Dr. Vikram Sampath, a distinguished historian and a prolific author renowned for his insightful work on Indian history and culture. With 9 acclaimed books to his name, including national bestsellers and award-winning biographies, Dr. Sampath is a prominent figure in the literary and academic world. We are very fortunate to have Mr. Sampath with us today here to discuss about his various books, his research histories and his new book on Shiva, The Search for Shiva. So let's connect with Dr. Vikram Sampath. विक्रम संपत जी नमस्ते। नागपुर में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आपको एक चीज़ पूछना था कि आपने ज्ञानव्यापी इशू के बारे में पुस्तक लिखा है, तो मैं देख रहा था कि दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ फॉरेनर्स ने इन्वेड किया, जो लोकल लोग थे उनका जो कल्चर था, उनके जो रिलीजन्स थे वो नष्ट हो गए एक समय के बाद। लेकिन भारत देश में काशी एक एग्जाम्पल है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स भारत देश में है कि जहाँ पे फॉरेनर्स आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं अपने वैल्यूज से, अपने कल्चर से रुके रहे। और आज एक बार फिर से मूवमेंट हो रही है कि मंदिर फिर से बनाने हैं जी। तो भारतीय धर्म में ऐसा क्या स्पेशल आपको लगता है कि भारत धर्म वो कर पाया जो बाकी कोई नहीं कर पाया पूरी दुनिया में? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक हमें बार बार यही बताया जाता है कि हम एक के बाद एक युद्ध जो है हारते रहे, बाहर से लोग आते रहे, आक्रांता आते रहे और हम घुटने टेकते रहे उनके सामने। एक तो है हमारा जो क्षात्र स्पिरिट, जो फिजिकल रेजिस्टेंस तो हमने दिया ही, पर साथ साथ हमने बौद्धिक तरीके से और एक स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं थ्रू द सेंचुरीज। आप काशी का ही उदाहरण ले लीजिए। हम बार बार यही जानते हैं कि शायद औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा 1669 में, पर उसके पहले इतने सारे वेव्स एंड वेव्स ऑफ आइकोनोक्लाज्म और डिस्ट्रक्शन ऑफ वही मंदिर को वो तोड़ते गए और हम उसके बिल्कुल बाजू में सटक के एक और मंदिर खड़ा कर देते थे। तो वी नेवर गेव अप। आई थिंक दैट स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस, कि आप कितने भी हमारे मंदिर तोड़ दो, कितने भी हमारे जो प्लेसेस ऑफ लर्निंग है, हमारे सारे जो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, इन सबको तोड़ दिया गया था। उसके बावजूद हमारे जो नॉलेज सिस्टम्स हैं वो आज भी बरकरार हैं। आज भी योग हो, आयुर्वेद हो, वेदों का अध्ययन हो, जो घन पाठी जिनको बोलते हैं, वो न केवल मंत्रों को जानते हैं कंठस्थ करके, पर उसको किस तरह से उच्चारण करना है, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर। तो आप सोचिए कि एक ओवर द सेंचुरीज देयर इज अ रिकॉर्डेड मीडियम, जो कैसेट प्लेयर नहीं था, जो वी कुड नॉट रिकॉर्ड समथिंग, अ माइक नहीं था। आवर एंसेस्टर्स डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म टू इवन रिकॉर्ड। ऐसे आप हाथ उठाएंगे तो स्वर ऊंचा जाना चाहिए, ऐसे करेंगे तो नीचे जाना चाहिए। तो इस तरह से देयर वाज अ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज थ्रू सेंचुरीज ऑफ नॉट ओनली द कंटेंट बट आल्सो द ओरैलिटी। वो किस तरह से सुनाई देना चाहिए, वो भी चीज़ हमने वी ट्रांसमिटेड इट थ्रू द ओरल ट्रेडिशंस। आई थिंक द ओरल ट्रेडिशन इन इंडियन कल्चर, स्पेशली हिंदू संस्कृति की स्मृति और श्रुति दोनों चीज़ें जो थी, तो उसकी वजह से हमारा नॉलेज सिस्टम्स हो, हमारे फेथ हो, हमारे मंदिर हो, ये बार बार कोई भी आके उसको ध्वस्त कर दे। यू हैव टू वाइप आउट द एंटायर सबकॉन्टिनेंट, तभी दिस कुड हैपन, विच वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे लोग थे। कुछ लोगों को आप मार देंगे, कुछ लोगों को, कुछ विश्वविद्यालय आप ढह देंगे। एंड दैट इज़ वाई आप देखें विश्व का इतिहास कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, व्हेन द फोर्सेस ऑफ द कैलिफ दे गो आउट इन द 7th century टू कैप्चर अ लॉट ऑफ वेस्टर्न एशिया हो, अफ्रीका, जो पर्शिया, ईरान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, तो वो सारे के सारे कंट्रीज़ विद इन 50 years, 100 साल के अंदर अंदर वो सारा इस्लामाइज हो गया। पर भारत में पहला इस्लामिक सल्तनत स्थापित करने के लिए अरब इन्वेजन के बाद उनको 500 साल लगे। 1206 में जो पहला दिल्ली सल्तनत आए, तो 500 साल तक वो लोग आते गए, हम उनको धकेलते गए। तो शौर्य की जो गाथाएं हैं, कौन थे वो लोग जिन्होंने इनको, अरब्स को हो या टर्क्स को हो, कॉन्स्टेंटली पुश बैक करते रहे, उनके बारे में हमें उतना ज़्यादा बताया नहीं जाता, विच इज़ द सैड पार्ट। हमारा इतिहास का लेखन और उसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही है कि हम वी आर अ नेशन ऑफ लूजर्स।
हम सिर्फ सबके सामने घुटने टेकते रहे. तो इसमें आई थिंक व्हाट यू मेंशन्ड, द रेजिलिएंट स्पिरिट, नॉट ओनली ऑन द वॉर फील्ड बट ऑल्सो एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक तरीके से भी जो पुशबैक था, वो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. एंड अवर मौखिक तरीके से जो ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा, oral tradition, all these were important reasons for the survival of our civilization. I believe from here, now that we have been talking about the Indian history, I think Indian history अपने आप में कितनी बड़ी history है, because if we see leaders like Mahatma Gandhi or if we see the leader like वीर सावरकर, so I think बहुत बार ये जो resilience की हम बात करें वो सिर्फ leaders के वजह से ही है. So I read it somewhere very beautifully, which was written in a book, that if you want to be a good leader, you have to have a PhD, wherein PhD stands for passion, hunger and discipline. So it was so beautifully said. So I want to ask you that ये passion, hunger and discipline, ये चीज़ें आपने वीर सावरकर सर में कभी देखी है? Of course. and how did you take inspiration from him as a leader? That's a good question. I think Savarkar ji, passion, hunger and dedication, उसकी तो I think he was the parakashtha of that. Because the passion with which he wrote about our history, about our tradition. 1857 को भारत का सबसे प्रथम स्वतंत्रता युद्ध उन्होंने जो बोला था, तब तक सिपाही म्यूटिनी के नाम से जिसको नज़रअंदाज किया जाता था, टू एक्चुअली कॉल इट दैट, यूज हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू generate that sense of national consciousness among people, and the 6 golden epochs of Indian history which he wrote about. So all these things showed his passion to reform Hindu society. जो कुरीतियाँ आ गई थी हमारे हिंदू समाज में, जाति प्रथा, जाति का निर्मूलन, जिससे हिंदू संगठन और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ सके. तो इस चीज़ के लिए उन्होंने जो किया, आई थिंक इट वाज ही सो अंडररेटेड. आई थिंक महाराष्ट्र में उनके बारे में बात करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग उनको पूछते हैं. जो आइडियोलॉजिकली उनसे अपोज्ड हैं वो भी उनको रेस्पेक्ट देते हैं. हम उनसे वी डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज बट वी रेस्पेक्ट हिम. दैट इज़ द ट्रेडिशन एटलीस्ट इन महाराष्ट्र. पर भारत के अन्य भागों में जो उनके बारे में जानते नहीं है उतना, तो आई थिंक फॉर देम टू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मैन हु इज़ फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स. And for me, the biggest learning from him was exactly what I told as an answer to the previous question, where he said you need to look back at your history as a very important tool to generate that consciousness among people, and to realize that history is what controls people's minds. और our colonial masters understood that very well. इसीलिए and also post independence Nehruvian Marxist historical consensus जो हुआ, that was through the capture of history. So today, if we have to reclaim our civilization, if we have to reclaim our national consciousness, once again it has to happen only through history. And there Savarkar ji is a great role model, because of course he was an amateur historian, but unhone the kind of path he set, I think that's an important one to follow, which I've tried to take inspiration from him. Amazing. So we were talking about history just now. So I wanted to ask you a very basic question ki what makes a person a historian? Like obviously the study of history doesn't make it. You can become a historian. And what is the role of a historian in the modern society according to you? So of course everyone, when I started off my journey 17 years ago, my first book came called Splendors of Royal Mysore, the untold story of the Wadiyars. That time I was still working in the corporate sector. I had an educational training which was somewhere else, but later I went on to do my PhD in history and so on. There is merit in the fact that you need training in any subject to be a master at it. I won't say specialization doesn't matter at all. कोई भी कुछ भी कर सकता है. That is not true. I think some amount of training in research, what is research methodology, how do you critically analyze sources, how do you go looking for sources, all these are very important tools of the craft, which formal training will help. But I think more than that, a historian needs to have the passion and that hunger to actually unearth the past and be open-minded about, not go with preconceived ideas and notions, and retrofit what you're already going into the field with a assumption, and then you try to retrofit it to fit your assumptions.
That is what happens in most historical narratives today, which is sad. And ideological tilt, whether it could be right, left, whatever. I think a historian should not do that. Itihasa, the word, Sanskrit word, which is probably a translation of what history is, उसका the actual अर्थ ही है it thus happened, ये ऐसा हुआ. So the documents need to speak for itself. You don't have to. A historian is just a person who illuminates the archives, who illuminates the sources, and brings it to a common person who may not have the time or the energy or the inclination to go and do that research. But उसपे you to do a lot of interpretation, lot of your own this thing. आज के political correctness, political ideology से if you color it, then I think the thing gets totally distorted. So to keep that in mind, present facts as they are, and good, bad, whatever. You don't have to. You just have to be a person who illuminates the archives. Archives पे आप प्रकाश डाल रहे हैं कि ये सारा चीज़ है, ये ऐसा हुआ है. So that is what. And if you look at the Indian tradition, हम हर चीज़ का एक इंडियन मॉडल होता है, भारतीय मॉडल होता है. इतिहास में क्या है, इसके लिए कल्हणा जो कश्मीर के बहुत मशहूर इतिहासकार थे, जिन्होंने राजा तरंगिनी लिखा और 600 साल 700 साल जो कश्मीर का हिंदू इतिहास है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा बताते नहीं हैं. तो उसमें शुरू में वो एक श्लोक है विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू हिम कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहास तचक्ष्मते. जो पुरावृत्त है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उसको कथायुक्तम एक कहानी के रूप में आप लोगों को बता रहे हैं. और किस उद्देश्य से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं 4, इनके अटेनमेंट के लिए. पर उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उपदेश समन्वितम, जिसमें एक उपदेश का तत्व है. समाज को क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसको बताने वाली चीज़ इतिहास चक्ष्मते, उसको इतिहास कहते हैं. और इतिहास का भी मैंने मीनिंग समझाया कि ये ऐसा हुआ है. तो इस पूरे इसको तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिस्ट्री हम पूछ सकते हैं. यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री, हम क्यों पढ़ें? 1000 साल पहले कोई मर गया, इसको लेके हमको क्या लेना देना आज? इट डजेंट मैटर टू अस वेदर समबडी लिव्ड इन 700 CE और 700 BCE, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट दिस इज द इंडिक वे ऑफ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री. और इतिहास, हमारे इसमें जो इतिहास है वो है 18 जो पुराण है, रामायण है, महाभारत है. नाउ जो श्लोक मैंने अभी सुनाया, आप इन तीनों चीज़ों को उस कसौटी पे कस के देखिए. रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, उसमें कथाएं हैं. जो पिछली बातें हैं उसको कथा के रूप में, सम थिंग्स आर फैंटास्टिक टेल्स, लॉट ऑफ इमेजिनेशन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. पर उसमें एक धर्म, अधर्म, गलत, सही, इसका भी उपदेश है, हाउ टू लीड अ लाइफ. पर उन सब के बीच में देयर इज ऑल्सो हिस्टोरिकल ट्रूथ जो उसमें निहित है. सो दैट इज in my view an Indic philosophy or an Indic world view of what history is, history should be, and what is the utility of history to society. कि हमें past को क्यों पढ़ना चाहिए. So from here again a very interesting point, because I come from a Gen Z era. Yes. I know that we have been taught in schools that history is equals to the memory power that you have for the dates and the numbers. So what are your ideologies with respect to history को कैसे सिखाना चाहिए, या क्या एक सही मीडियम हो सकता है ताकि बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग ना लगे? It should be fun and it should be a little bit practical in terms of learning and understanding where have we actually come from and where are we actually looking forward to go as a united country. Correct. That's a good question, and I agree with you completely, because I must share and confess I've done that several times. कि school के time पे I hated history, to be honest. Like I think you and lot of your same age group who's listening. मैक्सिमम स्कूल में जिस सब्जेक्ट के लिए पनिशमेंट मिला था वो हिस्ट्री के लिए था कि क्लास के सामने नील डाउन. हाफ द टाइम आई वुड बी फाउंड नीलिंग डाउन आउटसाइड, क्योंकि मुझे जहांगीर पहले आया, अकबर पहले आया. आई रियली कुड नॉट फिगर आउट एंड विच बैटल वाज फॉट इन विच ईयर. These seem like unnecessary details. पर धीरे धीरे as you grow up you realize that this is much more than these meaningless facts that are pushed down your throat. There is a lot more to history. It gives us a sense of identity.
ये एक आईना है, एक दर्पण है, जिसमें हम अपने आप को एक समाज के तौर पे या एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन के तौर पे हम खुद को जान सकते हैं। आप सोचिए, आईना अगर टूट गया है तो आईने में आप अपनी शक्ल देखेंगे तो कैसे लगेगा? इन अ ब्रोकन, डिस्टॉर्टेड, दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी आर सीइंग आवरसेल्व्स। हमारा जो हिस्टोरिकल मिरर है उसको तोड़ दिया गया है, उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, तो अलग अलग चीज़ें हमको दिख रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट शुड गो टू द हाउ हिस्ट्री शुड बी टॉट, like what I said previously, in the form of stories which are inspiring, but at the same time there's a very thin line. Jingoism is very easy to creep in. Everything about the past was great, हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था, everything was wonderful, then some evil people came and they destroyed everything. ऐसा भी नहीं है, there are a lot of mistakes we did also in the past. I think so. History not only helps us recognize ourselves, but it also gives us a directive, upadesha samanvitam, ki what were the mistakes we did and what should not be repeated again. So I think for the coming generation, not only instilling a sense of pride and ownership in our past, but also a sense of direction, कि ये सारी गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा प्राइस पे करना था, ये चीज़ें रिपीट नहीं होना चाहिए हमारे आने वाले जनरेशन्स में। सो आई थिंक बोथ दीज थिंग्स, देयर शुड बी अ ब्यूटीफुल बैलेंस टोल्ड टू यू इन अ वेरी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, एक्साइटिंग मैनर विदाउट हैविंग टू मग अप डेट्स एंड सो ऑन, सो दैट एटलीस्ट आने वाली पीढ़ियाँ मेरी तरह क्लास के बाहर नील डाउन ना करते दिखें। A lot of my generation also has this picture in mind कि यार अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो मूवी ज़्यादा करेक्ट वे टू गो टू। Oh my God. Because they feel कि वो इतने अच्छे से पिक्चराइज करते हैं, इतने अच्छे से आर्टिस्टिकली पूरा सेट डिज़ाइन होता है, everything is done very beautifully. So what are your thoughts on it? Is it the same way exactly? Not really. नहीं, देखने में या इट विल बी अ नाइस भंसाली सेट। Yes. आप हीरा मंडी देखें या फिर बाजीराव मस्तानी एंड ऑल दैट, तो पुणे में जाके सब लोग मस्तानी का महल ढूंढ रहे हैं बस। Right. पर बाजीराव का, आर यू डिस्टॉर्टिंग हिम टू जस्ट मेक हिम लाइक दिस Ashik Romeo who is just going behind Mastani? He was one of the greatest warriors of the country who took the Maratha Empire all the way up to the north. So I think while the period drama, the sets, the costumes, all that is great, but you shouldn't misunderstand that for true history. And the problem ना भारत में वही है कि जो films बनते हैं या OTT series बनते हैं, they don't invest much in research. They don't get historians on board to say you should be the period consultant. You just look at some of the foreign content that comes, The Crown ho, all these other Bridgerton series and all that. You almost feel there is such an accuracy of the times. What were the costumes they wore? What were the traditions? What were the things they ate? There are people who are on board as consultants, as experts, who will tell you everything, and then based on that the episode comes, then it's a wholesome experience even for the audience. यहाँ पे वो नहीं होता. The directors and filmmakers, they want to assume the mantle of a researcher also, or that pandering to the lowest common denominator of audience. So you kind of trivialize a lot of things. But the good part of this, I must say, is it was one such distortion that brought me into the field of history writing. I don't know your audience, the Gen Z may not remember, but there was a serial those days called Sword of Tipu Sultan. बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, when I was a young schoolboy, by Sanjay Khan. और उसमें टिप्पू सुल्तान को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना था, लॉट ऑफ हिज क्राइम्स वर वाइट वॉश्ड। तो उसके लिए जो मैसूर का राजवंश था, जो हिंदू रूलर्स ऑफ मैसूर, द वोडेयार्स, जिनसे टिप्पू के पिता हैदर अली हैड यूजर्प्ड द किंगडम, दे शोड द मैसूर रॉयल फैमिली इन अ वेरी वेरी पुअर लाइट। एक ओबीस राजा, वो नर्तकी के साथ नाच रहे हैं खुद, और महारानी को भी एक टिपिकल कनिंग वुमन जो ऑल द टाइम कंस्पायरिंग, कन्नाइविंग, ऐसे उसको दिखाया गया था। और उस पर पूरे कर्नाटका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बिकॉज आज भी मैसूर राजवंश जो है उसको लोग उसको बहुत मान्यता देते हैं। अभी मैसूर राजवंश के एक
the current descendant is fighting the Lok Sabha elections as a BJP candidate from Mysore. So that is the kind of respect that the Wadiyar family has. तो उनको इस तरह से दिखाया गया, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे all over Karnataka. And as a 12-year-old boy or so then, who was kneeling down outside class, there was something about this serial that I wanted to know the truth. क्या है इसकी सच्चाई, and had nothing to do with Mysore at all. Family नहीं था वहाँ, कुछ नहीं था. But it was a madness which drew me there. और अगले 10 साल तक मैं मैसूर आता रहा, जाता रहा, collecting little information, never with the intention कि this will become a book someday, just for the sake of exploration. Or there was so much material collected over the course of the 10 years on 600 years of the Wadiyar rule. Wadiyars ruled Mysore for 600 years, one of the longest reigning royal houses of India. पर उनके बारे में एक भी किताब हमने लिखी नहीं थी. A lot of our Indian history is so Delhi centric. दक्षिण भारत हो, मराठा इतिहास हो, पूर्वोत्तर का इतिहास हो, ये भारतीय इतिहास में आता ही नहीं है. हम लोधी, खिलजी, तुगलक, मुगल इसमें सीमित रह जाते हैं. बाकी भारत के का बहुत हिस्सा हम उसमें कवर ही नहीं करते. तो I found that even the Wadiyars, for all their contributions, they did not find a mention in history textbooks. There were no books on the entire history of 600 years of the Wadiyar family. और उसको to correct that narrative is how my first book, Splendors of Royal Mysore, came out about 17 years ago. So the good side effect of movies and serials is they may inspire someone like me to find out the truth, Satya ka Anveshan, और उससे something else can come out. So now we are coming to your recent book which is on Shiva. तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस पे बुक लिखने का क्यों सोचा, क्योंकि आपने अयोध्या के लिए कोई बुक नहीं लिखी थी. तो what made you write about Shiva, and in your opinion, like आपकी बुक का नाम है कि हमें प्रतीक्षा है शिवा की. So what exactly the wait is for? Right. So there are some things in life which are called serendipities, happy accidents. तो उसमें ये भी एक था. So I was at a literature festival और वहाँ पे मेरी मुलाकात विष्णु जैन जी से हुई, विष्णु शंकर जैन. एंड एज यू नो, विष्णु जी और उनके जो पिताजी हैं हरिशंकर जैन जी, दे आर फाइटिंग अ ह्यूज धार्मिक बैटल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सेवरल टेम्पल्स, नॉट ओनली काशी बट इन मथुरा, एट धार द भोजशाला एंड सेवरल अदर्स. सो वहाँ पे ऐसे ही बातचीत होती रही. एंड देन ही वॉज टेलिंग मी अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट the Kashi Vishwanath Mandir that he is fighting case for, Gyanvapi complex, and there was a lot of angst in his voice that लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं. हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है और फिर टीवी पे आ रहा है कि ज्ञानवापी केस में सम ट्विस्ट एंड टर्न्स आर हैपनिंग. अभी हाल ही में व्यास जी का तहखाना, जो मस्जिद के बिल्कुल नीचे जो तहखाना है, सेलर है, उसमें पूजा शुरू हो गई है. But do we as people know कि what is it we are fighting for? What is the history of the case? ज्ञानवापी का मतलब क्या है? What is the is it something that has started now or there is a long history to the battle also? तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे. And then वो विष्णु जी ने पूछा कि as a historian would you like to write some articles about it? I said हाँ लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे. Let me go do my research. आप भी थोड़ा give me whatever you have. और as I entered that entire field of what all is there, the treasures of knowledge at Kashi Vishwanath Mandir, I realized कि इसमें articles won't do justice. It needed a full length book, and then it had to be fast also because the case is catching up. By the time my book went into print, there were some new developments. So the book also we had to hold on till the ASI survey report came. 800 पन्ने का विस्तृत एक report है जो Archaeological Survey of India has brought out. Every minute detail of what lies beneath that structure which is called the Gyanvapi Mosque, all that has been recounted in that. So for more than 1,000 years, our ancestors have fought continuously to reclaim the Vishwanath Mandir in its entirety. When we talk of that place, we only remember Aurangzeb, but right from 1194 when Qutubuddin Aibak first destroyed Vishwanath Mandir, there have been एक के बाद एक आक्रांता आते रहे और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ते रहे. The cover page of my book is the Nandi, उस तरह मुंह करके. I mean all शिवा मंदिर में हम देखते हैं कि नंदी बिल्कुल भगवान के सामने बैठे रहते हैं. तो इसमें
विश्वनाथ मंदिर जो अहिल्याबाई होलकर जी ने बाद में बनाया था, दैट इज बिहाइंड नंदीज बैक, और वो बिल्कुल उस डायरेक्शन पे अपना मुंह करके बैठे हैं जहाँ पे आज मॉस्क खड़ा है. तो मोर देन एनीथिंग आई थिंक नंदी डिपिक्ट्स वेयर विश्वनाथ जी एग्जैक्टली स्टूड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और उनकी जो प्रतीक्षा है, नंदी इज ऑल्सो सिंबल ऑफ एटर्नल वेट. वो चुपचाप बाहर बैठे रहते हैं. इनफैक्ट इन माई बुक आई हैव कोटेड सदगुरु हु सेड वेटिंग इज अ वेरी वेरी deep philosophy among the Hindus. To wait patiently, to wait is a symbol of unconditional love. You're not expecting anything. आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं वो आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता. We love you so much that we are waiting for you here. So that wait has multiple meanings according to me. One is this wait which depicts total and unconditional love. It is a wait of the soul for आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए जो प्रतीक्षा है. एंड एट अ वेरी मंडेन लेवल इट इज द वेट दैट वी एज सनातनीज आर वेजिंग, नॉट नाउ, नॉट 10 years 20 years ago, but for centuries to reclaim काशी विश्वनाथ मंदिर. और महाराष्ट्र में इसके बारे में बात करना ऑल द मोर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि समवन नन लेस देन छत्रपति शिवाजी महाराज, it was the goal of his life to liberate विश्वनाथ मंदिर. एंड पूरा मराठा साम्राज्य एक के बाद एक जो पेशवा आए, बाजीराव हो, नाना साहेब हो, माधवराव पेशवा हो, नाना फडणवीस हो, सब लोगों का यही था कि किसी तरह ये सारे जो सेक्रेड स्पॉट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, गया, इन सबको वापस ले लिया जाए. और दे वर मेकिंग कॉन्स्टेंट नेगोशिएशंस विद दी मुगल्स, विद दी अवध नवाब्स, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि इन सबको वापस दे दो हमको. तो आज जो हम सोचते हैं कि अभी की राजनीति के से प्रेरित होके या आज के कुछ संस्थाओं के द्वारा इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, ये गलत है. दे आर जस्ट डूइंग समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज. और द वेट एंड द रिक्लेमेशन, I think it is so important because it is also our duty to our ancestors, what they have done for so many centuries. This is one way to get it back. So I think that is the long answer to your short question of what is waiting. What is this wait for Shiva? प्रतीक्षा शिवाची जो मराठी में उसका अनुवाद भी हुआ है. तो इसी की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं. शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब काशी विश्वनाथ का पूरा परिसर विश्वनाथ की तरफ आ जाएगा. So you come from the world of mathematics also, where 1 + 1 = 2 and not equal to 3. But in cases such as this, even the case of Ayodhya, even the case of Kashi, what we see is that the case drags on for many years. So I wanted to ask you कि why it is so difficult to prove कि पहले वहाँ पे मंदिर था, उसके ऊपर कुछ बनाया गया, and why it takes so many years? क्या hurdles रहते हैं exactly? अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाएगा हम सब पे इफ आई टेल दैट इट्स द जुडिशियल सिस्टम व्हिच डिलेज. विश्वनाथ मंदिर में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 केस हुए हैं. तो एक 1991 में, एंड वो केस बिलीव और नॉट इट लटका रहा अदालतों में फॉर 22 साल. 22 साल तक तारीख पे तारीख चलता रहा. और एक और केस जो विष्णु जी और हरिशंकर जी ने लड़ा था, वो दैट इज 2021 का, उसमें गति प्राप्त हुई. और उसके बदौलत इवन द 1991 केस गॉट फास्ट ट्रैक्ड. इट इज़ अ बेन ऑफ आवर लीगल सिस्टम कि तो इन सारे जो मुद्दे हैं जिसमें विवाद है, तो किस तरह से हल होंगे. 2 ही तरीके हैं. एक तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दूसरा लीगल प्रोसीजर. बिकॉज इट्स अ फाइनली अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. टाइटल सूट है, किसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, तो उसको या तो दोनों पक्ष आमने सामने बैठ के प्रेम और सौहार्द से उसको सॉर्ट आउट कर दे, या कोई नहीं करना चाहता तो अदालत जाए. अदालत जाने से क्या होगा कि आपको सबूत पेश करना पड़ेगा. टुडे एनीवन कैन से दिस इज माइन, दैट इज माइन. तो आपको सबूत पेश करना है कि क्यों दिस इज माइन. तो उसमें वक्त लगता है, सबूत इकट्ठा करने में वक्त लगता है, और उस सबूत को अदालत के सामने पेश करना, अदालत के खुद का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी समय लगता है. आउट ऑफ कोर्ट में क्या होगा, दैट विल बी अ बेटर सोल्यूशन. अयोध्या में भी आई थिंक वही बहुत कोशिश की गई कि दोनों समुदाय बैठ के बातचीत के द्वारा इसको हल किया जाए. वी हैड सो मेनी मीटिंग्स. आई रिमेम्बर श्री रविशंकर ने लगभग 850 इमामों से बातचीत की थी.
ताकि आप, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, दीज आर इम्पॉर्टेंट साइट्स फॉर द हिंदू मान्यता, तो इसको आप वापस दे दो, उसके बदले हम दूसरा जगह आपको दे देंगे। और इस्लामिक देशों में कॉमनली, रूटीनली मस्जिदों को एक जगह से दूसरी जगह को स्थानांतरित उनको करते रहते हैं, बिकॉज इवन फॉर लेइंग अ रेलवे लाइन या रोड को चौड़ा करना है, बीच में एक मस्जिद खड़ी है तो उसको यहाँ से लेके वहाँ स्थानांतरित कर लेते हैं। पर हमारे मंदिर अलग हैं, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, इट इज़ द हाउस ऑफ द डेटी, उसको आप यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते। तो दैट इज़ अ थियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। तो क्यों वक्त लगता है? इट इज़, वन इज़ द लीगल प्रोसेस, द अदर इज़ द स्टबर्ननेस टू नॉट टू गिव अप बाय सम पीपल। तो अयोध्या के केस में भी वही था कि इफ़ यू रीड मिस्टर के मोहम्मद्स ऑटोबायोग्राफी, ज्ञान और भारतीयन, मलयालम में उन्होंने लिखा था, मी एन इंडियन, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि द मुस्लिम साइड इन दी अयोध्या केस दे वर क्वाइट कंसिलिएटरी, कि चलो दे देते हैं इसको, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बाबर का बनाया हुआ या मीर बाकी का बना हुआ वो मस्जिद, विच इंसिडेंटली वॉज एक्चुअली कॉल्ड मस्जिद जन्म स्थान। इन ऑल द प्री इंडिपेंडेंस रिकॉर्ड्स उसको बाबरी मस्जिद नाम है ही नहीं उसमें, इट्स कॉल्ड मस्जिद जन्म स्थान। अब किसका जन्म स्थान भैया, कौन किसका जन्म हुआ था वहाँ? प्रॉफिट मोहम्मद का तो जन्म नहीं हुआ था वहाँ। सो इट इज़ द जन्म स्थान, इवन द अदर साइड न्यू इट वॉज राम, भगवान राम का जन्म स्थान है। तो दे वर विलिंग टू गिव इट अवे, बट मोहम्मद साहब राइट्स इन हिज, के मोहम्मद राइट्स इन हिज बुक दैट it was the वामपंथी इतिहासकार, the leftist historians who poisoned the minds of the Muslim side, saying, don't give up, हम आपके लिए केस बनाएंगे, there is evidence which shows that that was not a temple, उसके नीचे बौद्ध स्ट्रक्चर्स थे, ये थे, फलां थे, ढिमकाना थे, सब करके they delayed the case। और किस तरह से leftist historians even went and lied in court, that is something that is Meenakshi Jain ji has written a book called Battle for Rama, तो उसमें उन्होंने, she's quoted all these instances where there is something called a Vishnu Hari inscription, जिसके बारे में someone of the eminence so called of Irfan Habib lied in court, and I'm saying that openly। Vishnu Hari inscription क्या था? when 6 दिसंबर को जब वो ढांचा गिराया गया, तो from the walls of the structure बड़ा सा एक इंस्क्रिप्शन नीचे गिर गया था, एंड इट ब्रोक इनटू हाफ, उसको, दैट वाज द विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। और उसमें क्लियरली लिखा था कि दिस मंदिर इज ऑफ दशरथ पुत्र और दशानन को मारने वाला ये वो विष्णु का एक अवतार। तो ऑल दैट वाज रिटन, इट वाज बिल्ट इन द 12th century 13th century, जो भी था, ऑल दैट वाज रिटन देयर। नाउ दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस कि दिस वाज ऑलरेडी अ टेम्पल। तो इन्होंने, इरफान साहब ने, ही told in court that this was actually put there by somebody, किसी ने आके वहाँ पे लगा दिया, this did not fall from there। अब 6 दिसंबर के दिन पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहाँ था, सब लोग वहाँ थे, फोटोग्राफर्स थे, और this was a 6 feet by 2 feet बड़ा सा स्ट्रक्चर, the inscription, कोई अपने पॉकेट में रख के उसको आके रख नहीं सकता, it's some 10 people have to carry that and go and put it there। तो in the face of all the media and all these cameras, can someone just go there and put it like that? तो अदालत में वो बात गई कि आप बताइए किसने डाला, कहाँ से डाला। तो फिर उन्होंने ये झूठ बोला कि दिस वाज एक्चुअली स्टोलन फ्रॉम द लखनऊ म्यूजियम। इट वाज फर्स्ट ही सेड इट्स इन समबडीज प्राइवेट कलेक्शन। तो किसका प्राइवेट कलेक्शन, आप पूरा डिटेल दीजिए। तो नो नो नो, नॉट अ प्राइवेट कलेक्शन, इट वाज एक्चुअली इन द लखनऊ म्यूजियम। तो लखनऊ म्यूजियम, Prime Minister's office that time, they had a separate official who was in charge of Ayodhya matters। तो उन्होंने जाके लखनऊ म्यूजियम में जांच पड़ताल की कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन वहाँ था ही नहीं। तो और फ्रॉम द लखनऊ म्यूजियम, हाउ कुड समवन टेक सच अ बिग इंस्क्रिप्शन एंड पुट इट, लखनऊ से अयोध्या तक किसी को ले जाना है और वहाँ पे उसको डालना है, ये मामूली बात थोड़ी है ऐसे करना। तो ऐसे झूठ बार बार एंड ऑन ओथ यू हैव लाइड इन कोर्ट। एंड उसमें मीनाक्षी जी के बुक में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से टेस्टिमनीज पीपल गेव। ये जो मेन हिस्टोरियंस हैं, रोमिला जी और इरफान जी, ये सब दे नेवर केम टू कोर्ट, बट दे सेंट देयर चेले चपाटे टू गो टू कोर्ट एंड गिव टेस्टिमनीज। और इन्होंने कैसे कैसे हास्यास्पद टेस्टिमनीज दे हैव गिवन, यू आइदर फील डिसगस्टेड एंड एंग्री और यू वांट टू लाफ आउट कि हमारा जो एविडेंस है, वी हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट से उन्होंने अपना रिसर्च किया है,
नॉट फ्रॉम, हम तो मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ है ही नहीं. We are not experts of Arabic, we don't know Persian, we don't know about Mughal history. We read about it in Times of India. Times of India से आप अपना रिसर्च करेंगे हिस्ट्री का, and then you have the gall to come to court and also give evidence of that. So these kind of lies that these people spread, ताकि केस डिले हो जाए, things have to delay further. As it is हमारा अदालती जो प्रोसेस है वो लेट चलता है, इन्होंने उसमें और डिले करा दिया. आप देख सकते हैं इवन फॉर द वर्डिक्ट people like Kapil Sibal had said that let us wait till the elections, उसके बाद उसका verdict. अब elections का इसके क्या लेना देना, हमारे इसमें हर दूसरा तीसरा महीना कोई ना कोई चुनाव होता रहेगा. इसका ये मतलब नहीं कि we delay so many important matters. So I think all these factors contributed to the delay, and so unless there is some kind of a truth and reconciliation commission which we can create, where all these cases are discussed openly between both parties, either as I said out of court or within court, these matters will linger on, or हमारे 3 generations 4 generations after us also will be fighting some mandir masjid somewhere. So this should be sorted once and for all on a national basis, ताकि we are not rupturing our society every now and then with these kind of very difficult problems that we face. अभी आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि हमारी जनरेशन झगड़ती ना रहे, क्योंकि ऐसे मंदिर बहुत होंगे, क्योंकि मुगल्स ने थाउजेंड्स ऑफ मंदिर डिस्ट्रॉय किए हैं. तो जो 1991 में एक एक्ट आई थी, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, वहाँ पे कहा गया था कि 1947 में जो पोजीशन रहेगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का, हम उसको कंटिन्यू करेंगे. एंड उसमें हम एक्सेप्शन दे दिए थे अयोध्या को. उसके बाद उन्होंने एक आर्कियोलॉजिकल एक ग्रे एरिया वहाँ पे छोड़ दी थी कि जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट करके क्वालिफाई होगी दैट विल फिट इनटू इट. एंड एक बड़ा फेमस नारा चलता है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है. और शायद मथुरा काशी होने के बाद में हमारे पास 10 की लिस्ट और रेडी है. तो समवेयर दिस हैज़ टू स्टॉप, बिकॉज history is good to study, we should know the facts, but should it disrupt the harmony in based on the past facts in the present and future, in your opinion? And 1991, in your opinion, is it a violation of the fundamental rights of the individuals? Completely agree. I think I don't think anybody can put a cap on something saying 3 ही काफ़ी हैं, यहाँ पे रुक लो. कौन होता है ये बताने के लिए कि ओनली 3 आर इनफ. समवेयर इन रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया, केरला में कोई मंदिर है विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी, मेघालय, आसाम, पता नहीं कहाँ कहाँ. सो कश्मीर में किसी को रिक्लेम करना है मार्तांड टेम्पल, जो सन टेम्पल है. तो डेमोक्रेसी, इफ देर इज एविडेंस, it has to somebody has come and taken off your grandfather's house, और आपको बोला जाता है कि नो, यू कैन नॉट क्लेम दैट बैक इवन दो यू हैव द कागज. आप कागज दिखाने के लिए तैयार हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे नहीं बोल रहे हैं आप. उसके बावजूद आपको ये छूट नहीं है कि आप अदालत जाके उसको वापस अपना रिक्लेम करें, जो आपका हक है, जो राइटफुल क्लेम. सो आई थिंक वन इज दिस काइंड ऑफ एन एक्ट आई थिंक इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. बट सेकेंडली, एज यू राइटली मैंशनड, उसमें एक क्लॉज भी है कि monuments and archaeological sites. और monuments का definition क्या है? In the Monuments Act of 1958, any structure that is more than 100 years old. तो 100 साल से पुराना जो भी structure है, उस पे ये Places of Worship Act लागू नहीं होगा. तो हमें एक ही प्रूफ करना है कि ये structure 100 साल से पुराना है. और ये कैसे प्रूव होगा? थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे, थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन. इसीलिए आप देखें कि अयोध्या में हो या फिर अभी काशी में भी इतना ओपोजिशन किस बात का हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे मत करो. आर्कियोलॉजी, आप इतिहास को फैब्रिकेट करते रह सकते हो, जो भी ललित मनोहर कहानियां आप गढ़ना चाहते हो आप करते रह सकते हैं, बट फैब्रिकेटेड हिस्ट्री विल मीट इट्स डेथ एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द ट्रूथ ऑफ आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी इज अ साइंस. इन्होंने कहा 1 + 1 = 2. In archaeology it has to be like that. तो आप काशी का भी जो archaeological report है, ground penetrating radar, handheld X-ray spectrometer, differential global positioning systems, ये सारे these are modern scientific techniques of archaeology. Somebody said that is also Hindutva report. अब साइंस में हिंदुत्व कहाँ से आ गया? साइंस इज साइंस. उसमें हिंदुत्व, इस्लामिस्ट कुछ नहीं होगा. If it is something, it will tell that based on what the evidence speaks.
इसीलिए आर्कियोलॉजी से सबको डर है, बिकॉज दैट विल शो द ट्रूथ वेयर इट एक्चुअली लाइज. सो दैट इज द ओनली वे टू काइंड ऑफ गो समवेयर एंड डिटरमिन द रिलीजियस कैरेक्टर. तो जो एक्ट आपने बताया, इट सेज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस should be maintained as it was on 15th August 1947. What was the religious character? How do we know? It is through archaeological evidence. तो इसलिए जितने archaeological surveys हों, तो the truth will come out more and more for all these things. So, but I don't agree that we should restrict ourselves at 3. It could be, there are various numbers doing the rounds. कुछ लोग बोलते हैं, सीताराम गोयल जी ने एक, he done seminal work, Hindu temples, what happened to them, in 2 volumes, जिसमें 1860 ऐसा कुछ मंदिरों का उन्होंने लिस्ट दिया था कि these were the temples which currently destroyed, on which there is a mosque standing today, and he had told there that this is only the tip of the iceberg. So there is a huge number there. कुछ लोग उसको 20,000 बोलते हैं, 40,000 मंदिर, तो there could be various numbers, but I think wherever there is a wealth of archaeological, epigraphic, literary and shastric evidence that this was very, very important site, which need not restrict only to these 3. There could be other places also, where there was a system of continuous worship. ज्ञानवापी में भी up to 1993 there was worship. वो कैसा मस्जिद है जहाँ जिसके जो दीवार हैं उस पे माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है up to 1993, जिसके तहखाने में पूजा हो रही है, बुत परस्ती के जो खिलाफ हैं उसी स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द और उसके नीचे बुतों की पूजा हो रही है. तो दैट इटसेल्फ व्हाट इज अ रिलीजियस कैरेक्टर देन, है ना. तो वेयर देयर इज कंटिन्यूअस वर्शिप, एंड आई थिंक वेयर आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट गिव अप, वेयर दे कॉन्स्टेंटली केप्ट फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स to come and re-establish the original worship, those places, if there is evidence, it should be open to anybody to approach the courts and get your rightful claim back, as I said, either out of court or within the court. So this will continue. I hope it doesn't continue. इसीलिए मैंने बोला, तो इसमें ना I think the onus is on the Hindu side, and the Hindu side usually doesn't do a lot of hard work. We just talk a lot. हम बात बहुत करते हैं, पर काम जो है हमें करना चाहिए अभी, कि आप एक सूची बना दीजिए कि कौन कौन से मंदिर हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. जैसे सीताराम जी ने किया था, बिल्ड ऑन सीताराम जी's वर्क. आप एक डॉसियर क्रिएट कीजिए कि कौन से मंदिर हमको सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमको चाहिए, वो रेडी रखिए आप, क्योंकि कब आउट ऑफ कोर्ट या इन कोर्ट आ जाए पता नहीं है. और इफ द गवर्नमेंट क्रिएट्स इन द फ्यूचर होपफुली अ ट्राइब्यूनल विच इज कॉल्ड अ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ट्राइब्यूनल, वेयर बोथ कम्युनिटीज कैन सिट टुगेदर, और हम बोलें कि आप मान लीजिए कल इस देश के मुसलमान जो लीडर्स हैं, देश से चलो भाईचारे के लिए हम आपके सारे मंदिर आपको लौटा देंगे. आप डू यू हैव द लिस्ट? आप किसी के पास जाके हमें वापस करो बोलेंगे तो पूछेगा क्या वापस करें, आप बताइए क्या क्या वापस करें. हमारे पास सूची ही नहीं है कि कौन कौन से मंदिर वापस किया जाए, और जो 100 साल से पुराने हो, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो रहा. तो पहले आप काम करना है, एंड दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दिस इज अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क विच historians, archaeologists, scholars need to do. It can be any number. It could be 3 lakhs, it could be 20,000, it could be 2, it could be 200, जो भी नंबर है, आप पहले एक सूची बनाइए कि these are very important, and then you go to the other side and say, देखो, for the larger interests of society, social harmony, we are talking of secularism, we are talking of bhaichara, that is a two-way street. We give up something, you give up something, we'll give you other land, you in return give these things back. Let us maintain social harmony, then these issues will get resolved. And if it doesn't and we have to take it to court, वहाँ तो और ज़्यादा evidence produce करना पड़ेगा. Court में the judge is not going to, हमारी feeling ऐसा है, इसके basis पे there is no judgment. Show the evidence, वो पूछेंगे. तो वहाँ पे evidence present करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और आपको तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे अदालत के सामने. तो इन सब के लिए आई थिंक हिंदू पक्ष को अभी बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, और चुपचाप 2-3 साल इसमें काम करना है. आई थिंक राम मंदिर के आने के बाद लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट वेरी एक्साइटेड कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. इट्स नॉट ऐसे फ्लैश इन द पैन कि हम एक झटके में सब कुछ ले सकते हैं. इट विल टेक टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क.
So this conversation will keep going. अगर हम आज यहाँ इसको full stop ना लगाए तो, but to sum this entire beautiful conversation, I have a quick rapid fire for you. बाप रे. So it's going to be interesting. I would be. Do I get a gift hamper also like Karan Johar Yes, show? yes, but behind the camera. Okay. So I would be taking a couple of words and उसका जवाब आपको एक ही शब्द में देना है. अच्छा. Okay. दो चलेगा कभी कभी. ठीक है. Okay. Okay. Manageable. Okay. So are you ready? Yes. Let's go. Okay. Here we go. Veer Savarkar. Unparalleled bravery. Gandhi ji. No comments. The third eye. Huh? The third eye. Of eternal truth. Leadership. Tough to cultivate. Democracy. Essential evil. Indian education system. Hopeless at present. Okay. Storytelling. Always interesting. The beauty of being an author. Beauty of being an author. Outlet for creativity. All right. Ideologies. Ideologies. G's. Yeah. Pigeonholing. All right. And the future of history. Bright and optimistic. One word about India. Can never be captured in one word. Okay. Writing. Tough job. All right. And one word about your passion, which is history. Serendipity. All right. Last 3 questions wherein आपको जवाब एक लाइन में देना है. अच्छा. Okay. ये almost एक ही line था. Key to engaging written content on history as a subject. Using multiple platforms, particularly social media and other media, to disseminate particularly among young audiences. All right. Your favorite historical period if you have been given a chance to go back to. Wow. Maybe the times of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Amazing. And what would you do then? Write his history. Okay. Be his royal biographer. All right. And last one question. One message for the coming generation about the education of Indian history. One message. So I would certainly urge young viewers of the show, especially those who view your podcast, that don't undermine the importance of history. As I said, history is the most important way in which you can connect to your roots. If you want to build a new India, Viksit Bharat, ये सब चीज़, वो सिर्फ 3 trillion, $5 trillion economy, third largest economy, military might, इससे नहीं होगा. Your identity, your roots, your civilization उसी से होगा. And to get that knowledge of हम कहाँ से आए हैं, वो सिर्फ इतिहास आपको दे सकता है. So you please take interest in reading outside the realms of what your school books teach you. Read multiple views. Left, right, center, जो भी ideological tilts, and make up your mind, but invest some time and effort in understanding your past, not committing the mistakes of the past, and also taking inspiration from the past. Amazing. And last but not the least, one word about we 3 people. Amazing conversationalist. Thank you so much. It was wonderful having you today. Thank and we you. really hope that this entire podcast reaches to maximum number of people coming from different age brackets. And of course, we would be looking forward for a lot of shares on this particular video to bring that national awareness on the subject like history. Thank So you. thank you so much. Thank and you. again, welcome back to Nagpur. Thank you so much. Thank you.